Good morning. Today we'll be talking about another topic, that is the powers of the president and the governor. Article 74 of the Constitution provides for the powers of the president and also how he exercises his power. So Article 74. Now Article 74 states that the power of the president is not his individual power, but it is what the Council of Ministers suggests to him. Council of Ministers. So this Council of Ministers are very important because whatever the decision of the president will be, it will be on the advice of the aid and advice of the Council of Ministers. Aid and advice. Now this particular provision shall be binding on the president. Now this is what we see today. The Article 74 is not what it was in the original constitution. Now it was that powers, whatever the president can act on the advice of the Council of Ministers, but the shall be binding provision will not be there. ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया हुआ था. shall be binding के नहीं होने के कारण क्या हो सकता था, that the president can always go for his own discretion खुद से बहुत सारे डिसीजन ले सकते थे. लेकिन 42nd अमेंडमेंट के बाद ये आ गया shall be binding होने से ये हुआ कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो भी प्रेसिडेंट को एडवाइस टेंडर करेंगे ये उन पे बाइंडिंग होगा, बाध्य होगा, उनको सुनना पड़ेगा. एक बार वो रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं, लेकिन दूसरी बार उनको ये बात मानना ही पड़ेगा. मान के चलते हैं अगर एड एंड एडवाइस का ही प्रोविजन रहता और बाइंडिंग का प्रोविजन नहीं रहता तो क्या होता. एड एंड एडवाइस का प्रोविजन रहता, बाइंडिंग नहीं होता तो क्या हो सकता था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, या फिर हमारे मतलब कि ऐसा कंडीशन हो सकता था, या प्रेसिडेंट हु इज द कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, और कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्म फोर्सेस होने के नाते इफ ही वांटेड दे कैन टेक अप द होल आर्म फोर्सेस एंड कैन डिक्लेयर अ डिक्टेटरशिप ऑन द कंट्री. इस प्रोविजन को हो सकता था, इसको यूज किया जा सकता था, लेकिन ये जो 42nd अमेंडमेंट में शैल बी बाइंडिंग का प्रोविजन दिया गया, अब ये पावर प्रेसिडेंट का खुद का पावर नहीं होके इट इज नाउ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हु एक्चुअली एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट. ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. अब अगर हम देखें कुछ पावर्स प्रेसिडेंट का, तो पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट का अगर हम देखें तो उसमें हम देख सकते हैं कि पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट का देखें तो उसमें हम देख सकते हैं कि दो पावर हम देख सकते हैं. एक तो है यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू का पावर हो सकता है या नहीं. जुडिशियल रिव्यू का पावर हो सकता है या नहीं. जुडिशियल रिव्यू क्या होगा, या फिर जुडिशियल रिव्यू से पहले एक और हम पावर देख सकते हैं जो पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट में आते हैं. ये होता है पार्डनिंग पावर. और दूसरा एक पावर के बारे में हम लोग बात करेंगे जो कि सेक्शन आर्टिकल 311 में दिया गया है, वो डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर. पहले हम लोग बात करेंगे पार्डनिंग पावर का. पार्डनिंग पावर क्या होता है, तो पार्डनिंग पावर होता है कि अगर कोई इंडिविजुअल कोई भी क्राइम किया है तो गवर्नर और प्रेसिडेंट के पास ये पावर होता है कि उन सजाओं को माफ कर दे, रेमिट कर दे, कम कर दे, खारिज कर दे, खत्म कर दे, या फिर उसको नेचर ऑफ पनिशमेंट को भी चेंज कर दे. अगर पनिशमेंट मिला हुआ है समझिए कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट का, तो उसको कम कर सकते हैं, या फिर डेथ पेनल्टी मिला हुआ है तो उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी कर सकते हैं. ये पावर होता है प्रेसिडेंट का. नाउ पावर ऑफ प्रेसिडेंट, ये जो पावर ऑफ प्रेसिडेंट है, क्या ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ही इसको डिसाइड करते हैं या नहीं, ये क्वेश्चन आया.
एक बहुत इंपॉर्टेंट केस था जिसका नाम था एप्रू सुधाकर केस में। तो एप्रू सुधाकर के केस में ये जो आया, इस केस में हमने देखा कि ये एप्रू सुधाकर के केस में क्या हुआ, जो तेलुगु देशम पार्टी था, तेलुगु देशम पार्टी के एक इंडिविजुअल थे, वो तेलुगु देशम पार्टी का इंडिविजुअल क्या हुआ कि कोई क्राइम किया, ही कमिटेड अ क्राइम ड्यूरिंग द इलेक्शन, और जब जो पार्टी इलेक्शन लड़ने वाली थी वो इलेक्शन में जीत गई, और ये जो इंडिविजुअल था इसका जो सजा था उसको गवर्नर से कह के मना करा दिया, गवर्नर से कह के मना कर दिया यू बाय यूजिंग द पार्डनिंग पावर। पार्डनिंग पावर गवर्नर और प्रेसिडेंट दोनों के पास है, इस केस में गवर्नर से इसको यूज किया गया, गवर्नर से यूज किया गया और गवर्नर ने उस आदमी को पार्डन कर दिया। बट जो यहाँ पे यूज किया गया पावर गवर्नर के द्वारा, पार्डनिंग पावर का यूज जो किया गया इस पर्टिकुलर केस में, क्या ये सही था? क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का जो डिसीजन था, ये तो क्या कहते हैं, ठीक है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं जो कि एड एंड एडवाइस करेंगे गवर्नर को, दे शुड एक्ट, दैट शैल बी बाइंडिंग ऑन द गवर्नर, ये बिल्कुल सही बात है। बट इज इट अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? क्या यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन जो फोरफादर्स ने सोचा था, जिस प्रोविजन को दिया गया था, जिस चीज को यूज करने के लिए दिया गया था, क्या ये वो ही चीज को यूज कर रहे थे? तो व्हाट देयर वाज देयर अ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, या फिर ये कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के अगेंस्ट में तो नहीं था, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में तो नहीं था? हमारा जो डेमोक्रेसी है वो बोलता है कि देयर शुड बी अ रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ के अगेंस्ट तो नहीं था। तो ये रूल ऑफ लॉ के अगेंस्ट था या नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट में गया। तो इससे पहले ये क्वेश्चन आया कि ये जुडिशियल रिव्यू हो सकता है कि नहीं, क्योंकि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं जो एडवाइस टेंडर कर रहे हैं वो 74(2) में लिखा हुआ है कि किस बेसिस पे ये डिसीजन लिया गया था, ये क्वेश्चन नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे पहले तो सवाल आया कि इसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है या नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसका आंसर दिया अफर्मेटिव में कि हाँ इसका जुडिशियल रिव्यू तो देखिए हो सकता है, क्योंकि इफ देयर इज समथिंग इज गोइंग अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन तो हम लोग यहाँ पे उसका जुडिशियल रिव्यू तो कर सकते हैं। तो जुडिशियल रिव्यू करने का पावर तो है, क्योंकि दैट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में ये चीज बनाया गया। अब बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में अगर लिखा हुआ है जुडिशियल रिव्यू का, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो भी एडवाइस टेंडर करते हैं वो प्रेसिडेंट या गवर्नर को, उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। मटेरियल्स नहीं देखा जा सकता है कि किस पे वो डिसीजन लिया गया था, बट क्या ये डिसीजन सही था, क्या एप्लीकेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लिया गया था, या नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड था, या कहीं पे बायसनेस था, या फिर प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस का वायलेशन तो नहीं था, इसके लिए जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। और इस केस में एप्रू सुधाकर के केस में जुडिशियल रिव्यू किया गया, और यहाँ पे पाया गया कि यहाँ पे जो गवर्नर ने एक्ट किया था काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का, वहां पे मैलाफाइड इंटेंशन के साथ अलाइड एक्ट किया था, और ये बिल्कुल गलत था। जो भी उसको क्या कहते हैं, जो भी उसका प्रोविजंस था, जो भी उसने क्राइम किया था, उसके लिए उसको माफ कर देना बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट था, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट था। क्योंकि ये जो पावर वेस्ट किया गया है पार्डनिंग पावर का प्रेसिडेंट का या गवर्नर का, इसको यूज करने के लिए दिया गया था वेयर देयर विल बी अ मिसकैरेज ऑफ जस्टिस, या फिर कहीं पे बहुत ज्यादा कोई नुकसान ना हो जाए, तब इस पावर को यूज किया जा सकता है। पॉलिटिकली मोटिवेटेड जहां पे होगा तो ये चीज को यूज करना गलत होगा, और इसलिए ये बिल्कुल गलत था जहां पे इस पावर को यूज किया जा रहा था। तो अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो हमारा जो डेमोक्रेटिक प्रोविजन रहेगा, कोई भी इंडिविजुअल पावर में रहेगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने कभी उसको परमिशन नहीं देना है उसको पनिश करने का। तो इस चीज को अगर हम लोगों ने आगे बढ़ाया तो ये बहुत ही गलत होगा। और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एक बार किया कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अगर रहेंगे भी तो यहाँ पे वो पावर को ऐसा यूज नहीं कर सकते हैं जिससे कि पार्डनिंग पावर किसी भी इंडिविजुअल को दे दे या हार्डन क्रिमिनल को मिल जाए, जो कि हमारे डेमोक्रेसी के रूल ऑफ लॉ के अगेंस्ट में जाएगा। तो ये एक पार्ट हुआ। इसके बाद एक और हम लोग ने केस देखा, ये जो प्रेसिडेंट का है, या प्रेसिडेंट का और एक पावर जो होता है वो है डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर में अपॉइंटमेंट का पावर होता है। डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर आर्टिकल 311, ये आपका बात करता है किसी भी इंडिविजुअल को अपॉइंट करने का। तो यहाँ पे ये चीज लिखा हुआ है इंडिविजुअल को अपॉइंट करने का जो पावर होता है दैट इज फाइन, बट उनका डिसमिस करने का पावर या जो होल्ड करते हैं पोस्ट को, वहां पे लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग द सब्जेक्टिव सेटिस्फैक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, या फिर ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट वेयर द प्रेसिडेंट इज ऑफ द ओपिनियन। तो यहाँ पे क्या जो पावर वो होल्ड कर रहे हैं, ये पावर या जो पोजीशन वो होल्ड कर रहे हैं, इट इज वेदर द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट और द गवर्नर,
हिमसेल्फ, क्या ये प्रेसिडेंट के सेटिस्फैक्शन पे है या और गवर्नर के खुद के सेटिस्फैक्शन में है, या फिर ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से उनको ये राय लेना पड़ेगा। इसमें काफी ज्यादा डिबेट रहा कि ये जो सब्जेक्टिव सेटिस्फैक्शन का बात है, क्या ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ले सकते हैं या एड एंड एडवाइस करेंगे, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये एड एंड एडवाइस करेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या फिर प्रेसिडेंट के सब्जेक्टिव सेटिस्फैक्शन में, मतलब कि प्रेसिडेंट खुद से डिस्क्रिशनरी पावर है कि ये प्रेसिडेंट इन चीज को यूज किया जा सकता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है, जो केस आया एमपी एस्टैब्लिशमेंट वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। ये बड़ा एक डिबेट रहा इस केस के अंदर कि क्या जो पावर है इंडिविजुअल पावर है या नहीं है, इंडिविजुअल पावर है या नहीं है। अब इंडिविजुअल पावर, ये इंडिविजुअल खुद का इनका पावर है या ये पावर सिर्फ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पे ही के थ्रू ही ये यूज कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा सवाल था कि क्या गवर्नर जो हैं ये सिर्फ एक नॉमिनल हेड है और इनको जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बोलेंगे उनको वही बात को मानना पड़ेगा, तो क्या उनका कोई अपना पावर है या नहीं है, या कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी को यूज करने का उनका कोई पावर है या नहीं है, इस चीज पे हमें बात करना था। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो इस केस में एमपी एस्टैब्लिशमेंट एक्ट वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी में क्या होता है कि दो मिनिस्टर्स होते हैं, दो मिनिस्टर्स के ऊपर करप्शन का चार्ज लगता है। ये जो मिनिस्टर्स होते हैं करप्शन का चार्ज लगता है, तो क्या होता है कि ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास चले जाते हैं। दो मिनिस्टर्स होते हैं, दो मिनिस्टर्स, इन पे कुछ क्रिमिनल केस बनता है। ये क्रिमिनल केस के लिए सैंक्शन लेना होता है, तो ये सैंक्शन जो क्रिमिनल केस का है सैंक्शन लेने के लिए पहुंच जाते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का कहना होता है कि इनके खिलाफ कोई भी एविडेंस नहीं है, कोई भी एविडेंस नहीं है कि इनको क्रिमिनल केस इस पे किया जाए। कोई भी एविडेंस नहीं होने के कारण जो सैंक्शन मांग रहे थे उसको, तो सैंक्शन के लिए मना कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये सैंक्शन जो है ये गवर्नर प्रोवाइड कर देता है, गवर्नर ने ये सैंक्शन दे देता है और गवर्नर कहता है कि हाँ यहाँ इनके खिलाफ एविडेंस है। उसी एविडेंस को देखते हुए उसने कहा कि हाँ यहाँ पे एविडेंस है और इसको सैंक्शन दे दिया जाता है कि उस पे क्रिमिनल केस को यूज किया जाए या शुरू किया जाए। अब ये जो दो मिनिस्टर्स होते हैं ये मिनिस्टर्स चले जाते हैं हाई कोर्ट में 226 227 के अंडर में कि जो गवर्नर का यहाँ पे कहना है ये गलत है, क्योंकि उनको एड एंड एडवाइस पे भी बात करना है जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कह रहे हैं, और गवर्नर के पास खुद से सैंक्शन देने का पावर नहीं है। को वारंटों का यहाँ पे इन्होंने रिट डालते हैं। ये केस जाता है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट का इस केस में खासकर कहना होता है कि गवर्नर ने यहाँ पे जो भी किया है, जो सैंक्शन दिया था फॉर द इनिशिएशन ऑफ क्रिमिनल चार्जेस, ये बिल्कुल सही है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अपने मिनिस्टर्स के खिलाफ कभी भी या मोस्टली अपना कोई भी चीज को यूज नहीं करेंगे, अपने पावर को सैंक्शन को यूज नहीं करेंगे, उनके खिलाफ क्रिमिनल केस नहीं करने देंगे। लेकिन बीइंग द गवर्नर, बीइंग इन अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, कॉन्स्टिट्यूशनली अपॉइंटेड पर्सन, यहाँ पे गवर्नर को अपने डिस्क्रिशन में काम करने का पावर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये सबसे बड़ा सवाल था। क्योंकि हर बार अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पे हम बात करेंगे तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर गोइंग टू गिव देयर एडवाइस टू द गवर्नर, विच इज फाइन, बट अगर हम गवर्नर का हर बात मान लेते हैं तो यहाँ पे ये सब प्रॉब्लम आता रहेगा कि कौन से में एविडेंस कहते हैं मिनिस्टर्स कभी भी अपना पोजीशन को अब्यूज भी करेंगे। तो क्या गवर्नर के पास ऐसा पावर है कि जहां पे वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का बात नहीं मान के ये अपना सैंक्शन को दे सके? तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छी बात कही कि गवर्नर बीइंग द नॉमिनल हेड, इन परिस्थितियों में वो कभी भी अपना डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ द जस्टिस, और यहाँ पे जस्टिस होना चाहिए। जस्टिस शुड नॉट ओनली बी सीन बट इट आल्सो बी सीम टू बी डन। तो यहाँ पे गवर्नर ने जब कहा कि सैंक्शन होना चाहिए ऑन द सेम एडवाइस, यहाँ पे तो बात था कि सिर्फ आप क्रिमिनल केसेस इनिशिएट करने दीजिए। तो क्रिमिनल केसेस को इनिशिएट कर देने का बात जो है, वहां पे अगर किसी इंडिविजुअल को है और किसी का बात चल रहा है तो वहां पे उनको डिसीजन तो ये होना चाहिए कि सैंक्शन दे देना चाहिए। भले वो बाद में देखा जाएगा कोर्ट के द्वारा कि ये क्रिमिनल चार्जेस कितने सही हैं
कितने गलत हैं ये तो बाद में देखा जाएगा, लेकिन अगर वहां पे प्राइमा फेसी एविडेंस है तो वहां पे गवर्नर को ये पावर है कि वो सैंक्शन दे दें, और ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अगर प्रोविजंस के अगेंस्ट भी होगा, अगर एड एंड एडवाइस के अगेंस्ट भी होगा, बट कॉन्स्टिट्यूशनली करेक्ट होगा, देन द गवर्नर इज करेक्ट इन डूइंग सो। तो यहाँ पे कुछ पावर्स गवर्नर के पास खुद के भी हैं जहां पे वो अपना डिस्क्रिशनरी पावर को यूज कर सकते हैं। एक और डिस्क्रिशनरी पावर जो हम लोग बात कर रहे थे डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर के अंदर, डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर के अंदर जो सब वहां पे लिखा हुआ है कि ही कैन बी डिसमिस्ड बाय द प्रेसिडेंट और द गवर्नर, दैट इज द अपॉइंटिंग अथॉरिटी। जो आर्टिकल 311 का बात कर रहे थे हम लोग, आर्टिकल 311 में लिखा हुआ है कि सब जो सेटिस्फैक्शन होना चाहिए वो प्रेसिडेंट का सेटिस्फैक्शन होना चाहिए, बट यहाँ पर भी जो सेटिस्फैक्शन प्रेसिडेंट का लिखा हुआ है, दिस इज नॉट द सेटिस्फैक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट in his individual capacity but by the council of ministers। तो यहाँ पे कोई भी अगर डिसीजन लेना होता है गवर्नर को या प्रेसिडेंट को, वो लेना पड़ेगा उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के ही थ्रू। तो यहाँ पे कहीं पे भी एक्सेप्शंस है क्या पावर का, तो यहाँ एक केस था शमशेर सिंह में, शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, जिसमें वो जुडिशियल ऑफिसर होते हैं और उनको डिसमिस कर दिया जाता है ऑन ड्यूरिंग प्रोबेशन। और वो जो जो पावर होता है गवर्नर जो यूज करते हैं टर्मिनेशन का पावर, तो वहां पे टर्मिनेशन का पावर क्या बोला जाता है, या टर्मिनेशन का जो पावर दिया गया है 311 में, तो आर्टिकल 311 में पावर है, गवर्नर को पावर है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो उन्होंने यूज किया पावर को, गवर्नर ने यूज किया और गवर्नमेंट सर्विस से हटा दिया, स्टेट गवर्नमेंट का जुडिशरी का सर्विस था उससे उनको हटा दिया जाता है। अब ये जो उन्होंने उस समय उसको हटा दिया, तो क्या ये जो गवर्नर ने अपना पावर यूज किया, दैट इज इन हिज इंडिविजुअल कैपेसिटी, या फिर दैट वाज बीइंग मेड बाय द हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो ये सवाल का जवाब में तो खैर शमशेर सिंह जो अपॉइंट जो उनका रिमूवल था, टर्मिनेशन था, उसको माना गया कि ये प्राइमा फेसी गलत है, क्योंकि दैट वाज ऑलरेडी देयर वाज अ रूल व्हिच वाज अंडर द टर्मिनेशन ऑफ द पंजाब रूल्स ऑन सर्विस। उसके अंदर में जो रूल्स था उसी के अगेंस्ट में उनको टर्मिनेट किया जा सकता है, और आर्टिकल 311 में जो पावर्स दिए गए हैं उनका यूज करना वहां पे जरूरी नहीं था। ये भी उसका डिसीजन आया, बट वहां पे जब तक वो डिसीजन आया तब तक वो कहीं लॉ मिनिस्ट्री में ऑलरेडी उनका जॉब हो चुका था, तो वहां पे से वो शायद वापस नहीं आना चाहते, तो टर्मिनेशन का सवाल नहीं आया। लेकिन यहाँ पे बात आता है कि क्या वो इंडिविजुअली बात कर सकते हैं, या ये जो प्रोविजन है उसका यूज कर सकते हैं सिर्फ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा। तो यहाँ पे भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का रोल काफी इंपॉर्टेंट रहा। एक और प्रोविजन है जहाँ पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है रोल, जो कि 74 के एक्सेप्शंस में आता है, वो है इमरजेंसी का प्रोविजन। इमरजेंसी का प्रोविजन जब हम लोग देखते हैं, तो इमरजेंसी के अंदर अगर स्टेट में कभी इमरजेंसी का सिचुएशन आता है जहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ठीक से नहीं चल सकता है, वहां पर जो गवर्नर जो प्रेसिडेंट को रिपोर्ट भेजते हैं, दैट रिपोर्ट इज इन हिज पर्सनल डिस्क्रिशन। इसमें एसआर बोमई में ये केस में काफी ज्यादा क्लियर किया गया है कि गवर्नर का यहाँ पे जो रोल होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ये रोल तय किया गया है, और वो 74 वहां पे बाइंडिंग नहीं होगा। क्योंकि कभी भी आप अगर देखिएगा 74 या 161 के अंदर जहां पे लिखा है हमेशा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पर की बात पर ही प्रेसिडेंट या गवर्नर को काम करना पड़ेगा, ये बात सही है। लेकिन अगर हम गवर्नर का स्पेशली बात करें, अगर स्टेट में कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ठीक से काम नहीं कर रहा है, कोई भी इंडिविजुअल ऐसा कोई भी ऐसा समय चल रहा है जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन मेजॉरिटी प्रूव नहीं किया जा रहा है, तो वहां पे डिसॉल्व करने का भी जो पावर होता है वो भी गवर्नर को ही दिया गया है। तो गवर्नर डिसॉल्व कर सकते हैं, फ्लोर टेस्ट के लिए बुला सकते हैं, बहुमत प्रूव करने के लिए बोल सकते हैं, और अगर बहुमत नहीं प्रूव किया तो उसके लिए वहां पे डिसमिस भी कर सकते हैं, डिसॉल्व भी कर सकते हैं, और डिसॉल्व के बाद नए से इलेक्शन करने का प्रावधान भी उनको दिया गया है, उनके पावर में दिया गया है। और ये पावर जो भी ये यूज करेंगे, दैट विल बी नॉट अंडर द प्रोविजंस which is mentioned under आर्टिकल 74 और 163। वहां पे उनका इंडिविजुअल कैपेसिटी में वो काम कर सकते हैं।